हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी प्लस में। आज हम इस वीडियो में कुछ आप लोगों को कुछ खास बताएंगे और कुछ अलग बताएंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्लास 10वीं के जो कि 2023 में बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका हम सामाजिक विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि एकदम आपको NCERT बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियो को अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। और ताकि हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादातर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों को लाइव आके पढ़ाएं, ताकि और भी आप लोग को अच्छा मटेरियल दे सकें और अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, तो आइए बिना कोई बहस के आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। बताइए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है। तो वो है इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन जो व्यवस्था है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, हम देखिए हम इस वीडियो में आप लोग एकदम जल्दी जल्दी बताएंगे, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ताकि ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लें। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि अंत तक बने रहें और हमारे इस जितने भी हम बोल रहे हैं बस उसको सुने। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम बोल रहे हैं बस उसको सुन के आप लोग रट जाए, याद कर लें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए अगला वीडियो क्या है। तो देखिए अगला वीडियो क्या है, इस वीडियो का अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। मतलब ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नहीं पता है तो हमको बता रहे हैं, बस उसको रट जाइए। ठीक है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो वह है अमेरिका। अमेरिका में क्या होता है, संघ सरकार। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ में संघ सरकार चलती है। ठीक है, अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी एकदम हम लोग करेंगे। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसे किया। बताइए, बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बताइए कौन सा किया। ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जरूर बताइए, नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको बता रहे हैं। तो वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। जो जो जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व में किया था। ठीक है, कौन थे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई। बताइए इनमें से वो कौन सा मुद्दा था जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलता पाई थी। तो वो था बी। ठीक है, बी था, लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो इस मुद्दे पर, मतलब ये जो बी नंबर ऑप्शन है कि लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है। ठीक है, हाँ अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि संदूर सुदूर, ठीक है, सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। बताइए, ये जो सुदूर संवेदी संग्रह उपग्रह है वो रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है। तो बताइए इसमें से क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर पता है तो, नहीं पता है तो हमको बता रहे हैं। तो वो होता है संशोधन। ठीक है, संसाधनों की खोज के लिए। ठीक है, तो संसाधनों की खोज के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और समय बहुत कम है। आप लोग हम चाहते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएं। ठीक है, तो आप लोगों से आग्रह है कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, और ताकि आप लोग इस वीडियो का जितने भी क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमको बताएं, और आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ के जाएं और अच्छे से अच्छे मार्क्स करके आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लाइव आ सके आप लोगों के बीच, और लाइव क्लास देखें, आप लोगों को VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएं। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। बताइए, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ये तो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हर एक साल रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर एक साल पूछता है। ठीक है, तो वो कौन सा है बताइए। तो वो है देहरादून। ठीक है, देहरादून जो है वो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आती है। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो वो है बिहार। ठीक है,
बिहार जो है ना उसको पूरे देश में पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी विकास नहीं होता है, ठीक है। कोई भी अगर होता है तो सारे यहाँ पे करप्शन बहुत है, सब यहाँ पे घूस, जिसको हम लोग घूस कहते हैं, घूस बहुत लेके काम किया जाता है। इसलिए हमारा बिहार जो है बहुत पीछे है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बने, तो आप लोग प्लीज़ करप्शन ना करें, ठीक है। आप लोग करप्शन को रोकें ताकि हमारे बिहार एक नंबर पे आ जाए, ठीक है ना बच्चों। हाँ, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, बताइए। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, बताइए। तो इसका आंसर पता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और नहीं पता है तो 8 नंबर का क्वेश्चन होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये जितना ही बता रहे हैं इसको आप याद कर लीजिए। ये पूछा था एक बार 2019 में और 2021 में, ठीक है, और इस बार भी पूछेगा 2023 में, ठीक है। पूछना है इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, बताइए। जो काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो उन्होंने किया था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो एक पद है उसको काउंटर काबूल ने विक्टर एमनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कौन? काउंटर काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे किया था, तो प्रधानमंत्री पद पे किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग एकदम याद रखिएगा। अभी के प्रधानमंत्री कौन है, बताइए बच्चों। ये तो छोटे छोटे बच्चों को पता है, पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, और नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी पीएम कौन है आज के, अभी के वर्तमान में? नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये करंट अफेयर भी बता रहे हैं आपको ठीक है। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये तो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बच्चों एकदम आप लोग रट जाइए। ये रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो वो थे बिस्मार्क जो थे, वो लौह और नीति का अवलंबन रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था, ठीक है। कौन? बिस्मार्क। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, बताइए। जो साम्यवादी शासन था उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो हुआ था रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बताइए। ये तो अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो आपको पूछता है, ठीक है। हर एक साल आपको पूछता है ये क्वेश्चन। 19 में पूछा था, 20 में पूछा था, 21 में लगातार पूछा था। 3 साल आपको रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बताइए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो वो हुई थी नवंबर 1917 में, ठीक है। नवंबर 1917 में कौन हुई थी बोल्शेविक क्रांति हुई, ठीक है। कौन? नवंबर 1917 में। अब देखिए इस वीडियो का अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग की कांटी, ठीक है। देखिए कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, बताइए। कांटी जो तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में उपस्थित है, तो वो है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मुजफ्फरपुर में उपस्थित है, ठीक है। कौन? कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में स्थित है, ठीक है, स्थापित है, ठीक है। आप लोगों को देखिए बस उस क्वेश्चन को याद करना है जो आपका आंसर, उस आंसर को याद करना है जो आपका मतलब वाकई में आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, तो आपको इसी को याद करना है। बस आपको इसी को माइंड में एकदम बैठा लेना है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना का स्थापित कौन है, तो मुजफ्फरपुर, ठीक है। किस जिला में है, तो मुजफ्फरपुर जिला में। ये ना ही पूर्वी चंपारण आपको याद नहीं रखना है, ना ही पूर्णिया, ना ही सीवान, ठीक है। कौन? मुजफ्फरपुर याद रखना है, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग को बोल रहे हैं याद कर लीजिए इसको, ठीक है। आप लोगों को चुपके से याद कर लीजिए इसको, और आपके जितने भी आस पड़ोस में जो भी इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले 2023 में बच्चे जो भी है, बच्चे या बच्चियाँ, उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। तो क्या है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, बताइए। जो रेल वर्कशॉप है वो कहाँ स्थित है, तो वो है जमालपुर में, ठीक है। जमालपुर में रेल का वर्कशॉप है, ठीक है। कहाँ है? जमालपुर, भागलपुर में नहीं, जमालपुर, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। सुनामी जो आती है उसका प्रमुख कारण क्या है, तो वो समुद्र में भूकंप। समुद्र में जब भूकंप आता है ना तो उसे सुनामी आती है, ठीक है। समुद्र में जब भी भूकंप आएगा तब सुनामी आएगी, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि सुखाड़ क्या है। ये सुखाड़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुखाड़ क्या है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जरूर पता होगा। आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे जरूर, अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में देखिए। इसका आंसर क्या होगा कि सुखाड़ का
सुखाड़ क्या है? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगर देखते हैं आपका अगर आपने धान या गेहूँ की खेती की, उसका लोग बोलते हैं ना, किसान भाई लोग बोलते हैं कि सुखाड़ आ गया भाई, हमारे सारा गेहूँ नहीं हुआ, धान नहीं हुआ, सूख गया भाई। तो किसकी? तो प्राकृतिक कारण होती है ना। मान लीजिए आप लोगों ने गेहूँ बो दिया और गेहूँ एकदम पानी आ गया पूरा जम के, एकदम पूरा वर्षा हो गई और गेहूँ क्या होगा? सड़ गया। तो क्या होगा? प्राकृतिक आपदा हो गई ना, वो प्रकृति के द्वारा हो गई। ठीक है। आप देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये तो वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हर एक साल रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लगातार 4 साल पूछा है। ठीक है। 18 19 में नहीं पूछा है, 19 20 21 और 22 में तीन साल जो पूछता है। ठीक है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण मुख्य कारण क्या है? बताइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई के द्वारा, ठीक है, निम्नीकरण उसका मुख्य कारण है। ठीक है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण मुख्य कारण क्या है? बताइए, तो वो है अधिक सिंचाई। ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मात्रा होती है, बताइए। ये तो आप लोग को, अगर आप लोग ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन आपसे कोई भी बड़े बुजुर्ग भी पूछ देते हैं या कोई भी टीचर पूछ देते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब ये तो मुँह जबानी याद होना चाहिए आपको। ठीक है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिखिए, नहीं पता है तो हम बता रहे। देखिए हमारे शरीर में, मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। ठीक है। 65% होती है। ठीक है। कितनी होती है? 65%। अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? बताइए, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन जो है बस भारत को में ही पाई जाती है। ठीक है। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? भारत में। और इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? भारत में। वेल तो पूरे विश्व में पाए जाते हैं, कछुआ भी और मगरमच्छ भी। ठीक है। भाई अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। बताइए, सीमेंट जो उद्योग होता है उसका प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? तो इसका कच्चा माल है चूना पत्थर। ठीक है। चूना पत्थर जो होता है उसका सीमेंट का उद्योग का प्रमुख कच्चा माल को क्या होता है? चूना पत्थर। इसी से सीमेंट बनता है। ये जब कच्चा रहता है तो इसको हम लोग जो भी इसको रिफाइनरी करके हम लोग इसका सीमेंट के रूप में इसको बना देते हैं। ठीक है। कौन? चूना पत्थर को। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लिए महायुद्ध के, ठीक है, लिवी महायुद्ध के बाद, ठीक है, यूरोप में कौन सी संध्या का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो बताइए कौन सा इसमें से कौन सा मतलब है ये कि इसके आर्थिक व्यवस्थाओं को, आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो वो था यूरोपीय संघ। यूरोपीय जो संघ था वो लिवी महायुद्ध को, ठीक है, कि यूरोप में संध्या का उद्योग आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा, ठीक है, मुद्रण ईश्वर की दी गई महानवम देन है। ठीक है। सबसे बड़ा तोहफा। बताइए, ये एक नारा है, इन्होंने मतलब इसको किसने कहा था? बताइए, इसमें से किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था, या मार्टिन लूथर ने कहा था, या मोहम्मद पैगंबर ने, या ईसा मसीह ने कहा था? बताइए किसने कहा था? तो वो कहा था मार्टिन लूथर ने। ठीक है। मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने बोला था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानवतम, ठीक है, महानवतम देन है, वो सबसे बड़ा तोहफा है। किसका? ईश्वर का। ठीक है। उन्होंने किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? ये तो वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो आपको पता होना चाहिए। आपके अगर आपके घर में कोई भी होगा, आपके गार्जियन होंगे या कोई भी बड़े भैया, छोटे भैया, बड़े भैया, बड़े दीदी या पापा मम्मी जो भी होंगे, तो उनसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ये आपको एकदम मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। वो क्या होती है? 18 वर्ष। ठीक है। 18 वर्ष होती है। ठीक है। अगर आप भी 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपका भी वोटर ID कार्ड बनेगा और आप भी वोट दे सकते हैं। ठीक है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बताइए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ठीक है। कौन सी शासन प्रणाली है? बताइए, वो है संघीय और अध्यक्षीय, या संघीय और संसदीय, ठीक है, या एकात्मक और अध्यक्षीय, या एकात्मक और संघीय? बताइए कौन सी है? अगर आपको पता है तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। ये देखिए ये है 2 नंबर क्वेश्चन में ही पूछता है। ठीक है। अगर आप अगर क्वेश्चन को याद रखते हैं तो 2 नंबर आप पा सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये 4 साल लगातार पूछा है। ये हर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये छोड़ता ही नहीं है। ठीक है। तो इसका होगा संघीय और
संसदीय, ठीक है, संघीय और संसदीय इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, आप लोग याद करके रखिए। और देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या होगा कि भूस्खलन है, भूस्खलन क्या है बताइए। इसमें भूस्खलन दिया है, भूस्खलन क्या है, तो वो है प्राकृतिक आपदा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा भूस्खलन क्या है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन कि महानगर तल के कंपन का परिणाम है, बताइए। महानगर जो एक तल है के कंपन का परिणाम क्या है, इसमें से बताइए। सुनामी है, या चक्रवात है, या 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 हिमस्खलन है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से क्या होगा। अगर आप लोगों को पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार कमेंट में आंसर बताइए, क्योंकि इसे अगर आप लोग 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर पता है तो 26 नंबर देख डैश देखो इसका आंसर नंबर बता दीजिए। हम आप मतलब और हम जान जाएंगे कि आप लोगों को पता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लाइव आ सके बच्चों, ठीक है। इसका आंसर होगा सुनामी। सुनामी जो होता है ना, वो महानगर तल के कंपन का परिणाम होता है, ठीक है। अगर सुनामी आएगी तो महानगर के कंपन का कौन जिम्मेदार होगा, सुनामी, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग, बताइए। पृथ्वी के जो सतह है उसका सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, क्या है बताइए इसमें से कौन सी है। तो वो पी तरंग है। पी जो तरंग होती है वो पृथ्वी पर सबसे पहले सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग होती है, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुनामी का संबंध है, बताइए। सुनामी का संबंध किससे है, स्थल से या समुद्र से या आसमान से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस पे पिछले नंबर क्वेश्चन में बताए थे, ये जो वीवीआई क्वेश्चन आपको हम बताए थे ना, अगर ये क्वेश्चन याद हो जाएगा तो आपको 2-3 क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ। देखिए ये पूछा है ना, समुद्र में सुनामी आती है, ठीक है। अगर समुद्र में कोई भी उथल पुथल होगी तो सुनामी आएगी, ठीक है। तो कौन सा होगा, समुद्र में अगर सुनामी का संबंध है समुद्र से, अगर समुद्र में कुछ भी होगा तो उससे क्या होगी, सुनामी आएगी, ठीक है। पिछले नंबर क्वेश्चन में आपको बताए थे। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी एक बात, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, कौन सी है बताइए। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन को कि कानून के समक्ष समानता, ठीक है, नहीं ये तो है। और स्वतंत्र एक निष्पक्ष चुनाव, ये भी है भाई, ये भी तो होना चाहिए, स्वतंत्र एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी होना चाहिए। अगर शासन कर रहे हैं तो आपको जनता को उत्तरदायी भी होना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। या अब देखिए डी नंबर का आंसर क्या है कि बहुसंख्यकों को शासन, नहीं ये नहीं होगा इसमें से, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। निम्न में देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो यही है, ठीक है। ये लोकतंत्र से आपको कुछ भी इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोकतंत्र की, ठीक है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। देखिए लोकतंत्र की, ठीक है, ये थोड़ा इसका रंग थोड़ा उतर गया है, लेकिन फिर भी आपको बता दें लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है, तो वो करती है बच्चों, वो नागरिकों के वो करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है। अब देखिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके बाद वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो कि हम इसका अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द लाइव आ सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम अब बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। आप लोगों को कम समय में ज़्यादा नंबर लाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। और अब हम रोज़ 2 वीडियो डालेंगे, ठीक है, एक सुबह एक शाम को, ठीक है। आप लोगों को रोज़ एकदम अवेलेबल रहना है, ठीक है, हमारे चैनल पे। तब तक के लिए आप लोग देखिए बहुत ठंडी है पर कंबल में घुस जाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग क्या करते रहें, पढ़ते